ओम नमः शिवाय। दिनांक 25 अक्टूबर 2022 को लगने वाला सूर्य ग्रहण, यह एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसकी प्रतीक्षा केवल मात्र हिंदू धर्म में तंत्र मंत्र के साधक, बड़े बड़े कंदराओं में साधनारत तांत्रिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी बहुत तरह के अंतरिक्ष में प्रयोग करने के लिए इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो इस वर्ष का जो सूर्य ग्रहण है, इसका आरंभ और अंत ये दोनों ही भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका आरंभ कोई आइलैंड में हो रहा है और इसका अंत भी जब तक होगा ग्रहण का, उससे पूर्व ही सूर्यास्त हो जाएगा। सर्वप्रथम हम सूर्य ग्रहण पर चलते हैं। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण एक खगोलीय स्थिति है और वह खगोलीय स्थिति है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है और चंद्रमा पृथ्वी की। इस बीच में जब चंद्र सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है अमावस्या को, तब जाकर के सूर्य ग्रहण होता है। और इस सूर्य ग्रहण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? अब हम इस पे आते हैं। तो इस सूर्य ग्रह की खोज आधुनिक किसी वैज्ञानिक ने नहीं की। यह हमारी आर्य संस्कृति की वैदिक परंपरा, वैदिक काल से ही चला आ रहा है। इसके महत्व को हमारे पूर्वज हिंदू जो है अति प्राचीन काल से जानते मानते थे और आज भी उनकी मान्यताएं कहीं से भी खंडित नहीं हुई है, वह पूर्णतः उसी तरह से कार्य कर रही है। तो अब हम इसके विस्तार में चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण जो है भारतवर्ष में कहाँ कहाँ किस किस समय में लगेगा और किस समय में सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम इसको जो है कुछ विशिष्ट शहरों के बारे में बताते हैं कि वहाँ किस समय सूर्य ग्रहण लगेगा और किस समय समाप्त हो जाएगा। जैसा कि हम बताए हैं कि सूर्य ग्रहण जो है उसका मोक्ष काल भारत में नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले ही संपूर्ण भारत में सूर्यास्त हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम ग्रहण के समय का विचार हमारे देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली का जो सूर्य ग्रहण के आरंभ का समय है वह 4:29 पर है और 5:42 पर सूर्यास्त हो जाएगा, अर्थात ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार जो है अब हम यहाँ के और कुछ शहरों में चलते हैं, जैसे प्रयागराज। हमारा जो त्रिवेणी संगम है प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, वहाँ 4:40 से सूर्य ग्रहण का आरंभ हो जाएगा और 5:27 पर वहाँ सूर्यास्त हो जा रहा है। तो सूर्यास्त होते ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अब हम उधर दक्षिण की तरफ चलते हैं, बेंगलुरु अर्थात बेंगलोर, वहाँ 5:12 पर सूर्य ग्रहण का आरंभ होता है और 5:56 में सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। वहाँ से अब हम चलते हैं उज्जैन, जो आज भी प्राचीन काल में हमारी वेधशाला रही है। वराह मिहिर के समय आदि में ज्योतिष शास्त्र और सिद्धांत ज्योतिष के लिए उज्जैन जो हमारी मुख्य वेधशाला रही है, वहाँ के समय को लेकर चलते हैं। तो 4:41 में यहाँ पर ग्रहण का आरंभ होगा और 5:53 में ग्रहण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कलकत्ता, जो हमारे देश का एक समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग से व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। तो कलकत्ता में जो है हमारा ग्रहण का आरंभ हो रहा है 4:52 पर और 5:04 पर सूर्यास्त हो जाने के कारण ये ग्रहण बहुत ही अल्पकालिक होगा। लखनऊ में चलते हैं, 4:36 में यहाँ ग्रहण का आरंभ हो रहा है और 5:29 में ग्रहण की समाप्ति हो जा रही है, क्योंकि यह भी सूर्यास्त का काल है। फिर बिहार की राजधानी पटना में 4:42 से जो है ग्रहण का आरंभ होगा और 5:13 में ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश में, वहाँ के एक बड़े शहर को लेते हैं, तो 4:41 से ग्रहण का आरंभ होगा और 5:54 में ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। झारखंड के बोकारो की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 4:48 से ग्रहण का आरंभ हो रहा है और 5:12 में ग्रहण की समाप्ति हो जा रही है। बैद्यनाथ धाम भगवान शिव की नगरी, यहाँ 4:46 से ग्रहण का आरंभ हो रहा है और 5:08 पर सूर्यास्त हो जाएगा, उस समय ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। गया विष्णुपद चलते हैं, तो गया में 4:44 पर जो है वह ग्रहण का आरंभ का समय है और वहाँ का सूर्यास्त 5:15 में है। इस तरह से ग्रहण की समाप्ति 5:15 पर गया में हो जाएगी। गुजरात के सूरत में 4:43 से ग्रहण का आरंभ होगा और 6:46
7 मिनट में ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। यह काफ़ी लंबा समय है। हमको लगता है कि हम जो ग्रहण का काल दे रहे हैं इसमें आप स्थानीय विद्वान से सत्यापित कर लीजिए कि ग्रहण के आरंभ का और अंत का काल क्या है। ठीक है, फिलहाल हम इसको विराम दे करके और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहले लखनऊ शहर का बताए थे, अब गोरखपुर शहर का बता रहे हैं। गोरखपुर में ग्रहण के आरंभ का समय 4:38 पर है और 5:19 पर इसकी समाप्ति का समय है, क्योंकि उस समय सूर्यास्त हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में, जो भारत की एक अर्थव्यवस्था में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ के ग्रहण का विवेचन करें तो 4:50 में ग्रहण का आरंभ हो जाएगा और 6:09 पर सूर्यास्त होने से ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। तो यह था देश के कुछ विशिष्ट और बड़े शहरों का हम ग्रहण का आरंभ और अंत का समय बताएं। अब बहुत सारे शहरों का इसलिए क्योंकि अक्षांश देशांतर के आधार पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ग्रहण का आरंभ काल होगा और सूर्यास्त का काल अलग अलग है। तो अब रह गया कि इसको करना क्या है। तो करना ये है कि कोई भी स्थानीय अच्छे ज्योतिषी से आप ग्रहण का आरंभ काल पूछ लें और ग्रहण की समाप्ति अर्थात सूर्यास्त का काल पूछ लें, तो इससे आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा आपके स्थानीय समय में ग्रहण का आरंभ कब हो रहा है और ग्रहण की समाप्ति कब हो रही है। अथवा इन जो बड़े शहरों के आसपास अगर आप रह रहे हैं 10, 20, 50 किलोमीटर के आसपास, तो आप 5 मिनट समय को जो है वो ग्रहण का आरंभ से पहले का मान लें और ग्रहण के समय और सूर्यास्त के समय के बाद का मान लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर समय में थोड़ा इधर उधर भी रहता है तो संपूर्ण ग्रहण आपको मिल जाएगा और उसके बीच में जो नियम करना है वह इस समय के मध्य में नियम करें। जैसे मंत्र जप करना है, पूजा पाठ करना है, ये सब ग्रहण के मध्य में करें, तो इससे आपको ग्रहण का मुख्य हिस्सा मिल जाएगा। अगर सटीक समय ना मिले तो सटीक समय के अभाव में हम यह कह रहे हैं, इसीलिए हमने भारत के कुछ प्रमुख शहरों के विषय में बताए ताकि उसके आसपास का एरिया भी कवर हो जाए। अब हम यहाँ जो है केंद्र मानते हुए दिल्ली को, जहाँ की ग्रहण का आरंभ 4:29 पे है, इससे सूतक काल का विचार करते हैं कि यदि दिल्ली में मान लिया जाए कि 4:29 अर्थात 4:30 बजे ग्रहण है, तो सूतक काल कब तक का होगा। तो सूतक काल जो होगा वो 12 घंटा पहले से ही लागू हो जाता है। अर्थात आप जिस भी शहर में हैं वहाँ जो ग्रहण के आरंभ का समय है उससे 12 घंटे पूर्व से सूतक लागू हो जाएगा सूर्य ग्रहण का। तो सूतक जो है यह लागू होने का अर्थ क्या है, तो सूतक का अर्थ होता है कि इस समय मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ बंद हो जाता है मंदिर का, और सूतक के समय से ही भोजन निषेध है। संभवतः 12 घंटा पहले इसलिए भोजन निषेध है कि भोजन की किसी भी तरह की कोई पाचन क्रिया ग्रहण काल में पेट में ना हो। ऐसा मतलब हम लोग ज्योतिषियों के मध्य गप करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ऐसा माना जाता है। तो जो भी तथ्य रहा हो, धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वह चीज़ों को समझ रहा, कभी यह सब बातें भी स्पष्ट हो जाएगी। पर फिलहाल 12 घंटा पहले से सूतक लग जा रहा है, भोजन बंद कर दें। अब आते हैं ग्रहण के अगले पार्ट में, वह है ग्रहण काल के समय का तंत्र क्षेत्र और साधकों के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता। तो तंत्र के क्षेत्र की बात करें तो बहुत ही व्यग्रता से, बेसब्री से ग्रहण काल का प्रतीक्षा किया जाता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, क्योंकि मंत्र सिद्धि में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मंत्र का जप नहीं करना पड़ता है। कम संख्या में मंत्र जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो खैर भारत के कुछ खंडों में तो ग्रहण की अल्पावधि है और कहीं कहीं बहुत समय मिल रहा है। तो जिन क्षेत्रों में बहुत समय मिल रहा है वह सौभाग्य की बात है। जिनको मंत्र सिद्ध करना ही है वह उन क्षेत्रों में यात्रा कर सकते हैं ग्रहण के पूर्व। हालांकि एक दिन पहले दीपावली है तो कोई जाना नहीं चाहेंगे। जैसा भी है, तो अगर सिद्धि के पर्पज से करते हैं तो सबसे पहले तो ग्रहण काल में सूर्य अगर किन्हीं का अशुभ है, अष्टम में है, षष्ठ में है, अष्टमेश भले मार्ग दोष न उत्पन्न करता हो लेकिन कष्टदायक तो है ही, अष्टमेश का दोष भले ना लगे, इस स्थिति में सूर्य की शांति के लिए आप मंत्र जप कर सकते हैं। सूर्य का तांत्रिक मंत्र कर लें, वैदिक मंत्र कर लें, बीज मंत्र कर लें, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी मंत्र को पूर्व दिशा
या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सूर्य का मंत्र जप कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं अथवा प्रोफेसर हैं, मस्तिष्क संबंधी कार्य करना पड़ता है, वो लोग जो है इस ग्रहण काल को अपने अनुकूल यूज कर सकते हैं। वह है सरस्वती का मंत्र जप करके। तो सरस्वती का मंत्र ऐसे लोगों को जप करना चाहिए जिनको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय करना है कि नहीं ठीक है, विद्या पर्याप्त है, चल रहा है कंटिन्यू, अब लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए, तो वो लक्ष्मी का कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं या अष्टलक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं। लक्ष्मी से संबंधित स्तोत्र का पाठ करेंगे तो इससे क्या होगा कि ग्रहण काल में इस सब के जप करने का करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है सामान्य दिन की अपेक्षा, ऐसी मान्यता है। तो जप का फल करोड़ों गुना होने के कारण आप चाहे तो महाविद्या का मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन महाविद्या के मंत्र जप का बहुत ही विधि विधान है, हम बस प्रसंगवश उल्लेख कर रहे हैं। बिना गुरु आज्ञा और निर्देश के इन मंत्रों का जप ना करें। उसके अलावे सावर मंत्र का जप कर सकते हैं, जिसके विषय में रामचरितमानस में कहा गया है, कवि विलो की जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन्न सिरजा, अनिमल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रकाश महेश प्रतापू। कि कलयुग में जब जो है मंत्रों की सिद्धियां सहज नहीं रह गई तो पार्वती जी की कृपा से सावर मंत्र का उत्पत्ति हुआ। और सावर मंत्र के विषय में कहा जाता है कि इसके अक्षर शब्द के कोई अर्थ नहीं होते हैं, उटपटांग सा होता है। बहुत जगह तो सावर मंत्रों में देखे होंगे गाली जैसा होता है और क्षेत्रीय भाषा में होता है, लेकिन कलयुग में यह महेश के प्रताप से अर्थात भगवान शिव के प्रताप से फल देता है। तो ग्रहण में ग्राम देहात में जो बहुत सारे झाड़ फूंक करने वाले ओझा तांत्रिक होते हैं, वे लोग सावर मंत्र का सिद्धि के लिए इस ग्रहण काल की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। बहुत से लोग हमको वर्षों से पूछने आए हैं कि ग्रहण कब से कब तक लग रहा है, बताइए। अब तो टेलीविज़न वगैरह के द्वारा प्रसार हो गया है, तो पूछने वाले की संख्या अभी भी है और वे लोग ग्रहण काल में मंत्र को सिद्ध करते हैं। तो कुल मिला जुला के ये है कि आप अपनी आशा के अनुसार, इच्छा के अनुसार, मनोकामना के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र जप करेंगे, सिद्धिदायी होगा, वह लाभकारी होगा। सूतक काल का एक और नियम है जो संभवतः इस बार सूतक काल जैसे मान लिया जाए 4:30 बजे दिल्ली का है, तो 12 घंटा पहले सुबह 4:30 बजे भोर में ही सूतक लग जाएगा। तो उसी तरह सभी जगह 12 घंटा पहले सूतक लग जाएगा। तो सामान्यतः भोजन तो बनना है नहीं, फिर भी अगर कुछ भोजन बना हुआ हो तो उस भोजन को शुद्ध रखने के लिए उसमें कुसा डाल दें, कुश या तुलसी पत्ता कुछ तोड़ के डाल दें। तो उससे क्या होगा कि ग्रहण काल में जो हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आती है और उससे जो भोजन दूषित होने वाला होता है वह भोजन दूषित नहीं होता है। उस भोजन को आप ग्रहण काल के बाद ग्रहण कर सकते हैं, परंतु तुलसी पत्ता या कुछ अगर नहीं डालते हैं तो उस भोजन को दूषित माना जाता है। तो ये जो है एक और विशेष नियम हो गया। तो सूतक काल में अभी एक और है कि लक्ष्मी पूजा के अगले दिन ही सूतक लग जा रहा है, सुबह में 4:30 बजे भोर। तो लक्ष्मी पूजा में प्रायः क्या होता है कि 2 तरह का पूजा होता है। एक होता है जहाँ लक्ष्मी गणेश जी का पूजा करते हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान या घर में उनकी स्थापना कर दी जाती है। दूसरा होता है कि पूजा पाठ करके और उनको विसर्जन किया जाता है। तो जहाँ विसर्जन की प्रक्रिया आती है तो 12 घंटे तक जो सूतक काल है सुबह के 4:30 बजे भोर से, इस 4:30 बजे से जहाँ मंदिर के कपाट तक बंद हो जाते हैं वहाँ विसर्जन नहीं कर सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में विसर्जन की अनिवार्यता को देखते हुए बेहतर ये है कि सूतक काल लगने से पहले ही उन मूर्तियों की जो भी आप स्थापना किए थे विसर्जन करना है, उनका पूजा पाठ करके पहले ही विसर्जन कर दें। ऐसा विद्वान ज्योतिषियों और जो कर्मकांडी हैं उनका परामर्श है। तो आप एक सूतक काल में इस बात को अवश्य ध्यान रखें। अब हम चलते हैं इसके अगले विषय पर। गर्भवती स्त्रियों को क्या सावधानी रखना चाहिए। तो ये तो लोक परंपरा में है, प्रायः सभी लोग जानते हैं, जैसे सिलाई बुनाई नहीं करना है, चाकू या कोई भी नुकीली चीज़ से जैसे सब्जी काटना वगैरह हुआ, ये सब नहीं। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्री को सामान्य रूप से स्थिर एक जगह बैठे रहना है और कहीं कहीं तो लाठी दे दिया जाता है कि लाठी लेके और लेटे रहिए।
इस तरह की मान्यता है। तो जो भी है कान उमेठना या कुछ भी काटने का काम, जोड़ने तोड़ने का काम, ये सब अतिरिक्त चेष्टा नहीं करना है। गर्भवती को ये विशेष ध्यान रखना है। और सूर्य की इस समय की जो किरणें हैं वह ये ग्रहण का किरण नुकसान करता है, तो अच्छा है कि गर्भवती स्त्रियां घर में ही रहें, किरण न तो देखें ग्रहण काल का, न ही उन पर किसी भी तरह से दरवाज़ा खिड़की से वो किरण पड़े, इस बात का वो विशेष ध्यान रखें। सुबह सूतक लग जाने का और एक परिणाम है कि गोवर्धन पूजा जो है वह गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन होता है। वह अगले दिन नहीं होकर के सूतक काल होने के कारण एक दिन बाद अर्थात 26 तारीख को जो है गोवर्धन पूजा होगा। इस सब के अलावे ग्रहण का जो महत्व है वह दान पुण्य के लिए ग्रहण को माना जाता है। ग्रहण के मोक्ष के बाद जो है अर्थात ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद नदी में स्नान करके, गंगा में स्नान करके दान दक्षिणा करते हैं। ग्रहण काल में भी दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। वह आप स्थानीय ब्राह्मण से पूछकर और आपके अनुकूल क्या दान करना है जो इस ग्रहण में विशेष उपयोगी हो, वो आप वहाँ से जानकारी प्राप्त करके जिनको दान करना हो उनको दान करके आप इस सूर्य ग्रहण का उपयोग कर सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण का प्रकरण यहाँ पूरा हो गया। अब इसके हम दूसरे भाग को बनाएंगे और इसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसको देख लीजिएगा। अगली भाग को हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे और वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा भी प्राप्त हो जाएगा अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। नमस्कार।